ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो बजट और बाजार। बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 1 फरवरी को आएगा बजट, लेकिन उससे पहले मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। मिड कैप स्टॉक्स की बहुत ही जबरदस्त तरीके से पिटाई शुरू हो गई है। पोर्टफोलियोज में हो रहे हैं नुकसान। बजट में ऐसा क्या आने वाला है जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, आपके पोर्टफोलियोज को इम्पैक्ट करेगा? और टिल बजट या फिर बजट के बाद कौन से सेक्टर्स, कौन से शेयर्स इस बीटन डाउन मार्केट में आपको अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं अगर आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करो? तो इन तमाम मुद्दों को इस शो में उठाएंगे। और मुझे पता है सवाल बहुत हैं आपके बजट से पहले कि अचानक से बिकवाली क्यों हो गई, एफआईएस क्यों रूठे हुए हैं। तो ये सभी सवाल मैं आज पूछूंगा हमारे खास मेहमान से। हमारे खास मेहमान एसबीआई सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च फंडामेंटल हैं, सनी अग्रवाल जी। सनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। गुड मॉर्निंग रजत जी। और शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आमतौर पे जब बजट आने वाला होता है ना, तो वाइब्स जो होती हैं बहुत खुशी वाली वाइब्स होती हैं। इस समय तो खिड़की खोलने का दिल ही नहीं कर रहा स्टॉक ट्रेडिंग में। और जो ट्रेडिंग सीख के भी आए थे अभी नए नए, सब निपट गए। इतनी जबरदस्त बिकवाली हुई है। पहले तो आप ये समझाएं कि ये बजट में ऐसा क्या आने वाला है, उसके बाद हम मार्केट्स पर चर्चा करेंगे। आपकी एक्सपेक्टेशंस बजट को लेकर क्या है? रजत जी, अगर मैं बजट की बात करूं तो मुझे लगता है कि तीन इम्पोर्टेंट फैक्टर होंगे जिसके ऊपर सभी पूरी स्ट्रीट की नजर होगी। सबसे पहले होगा केपेक्स का जो नंबर है, क्योंकि गवर्नमेंट केपेक्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट आज ग्रोथ ड्राइवर है पूरे इकोनॉमी के लिए। तो गवर्नमेंट केपेक्स का नंबर। दूसरा, कॉर्पोरेट। जब मैं कॉर्पोरेट्स की बात करता हूँ तो बेसिकली कॉर्पोरेट्स को गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव देगी सो एज टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट और जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसे कहीं ना कहीं आगे जारी रखने के लिए, इधर इन द फॉर्म ऑफ जो नए यूनिट एस्टेब्लिश करने हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसमें कहीं ना कहीं टैक्स ब्रेक या प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के जरिए कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज किया जाए। और तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा कंजम्पशन, जो कि हम जिसे प्राइवेट कंजम्पशन भी कहते हैं। तो जो रिटेल कंज्यूमर है उनके पॉकेट में ज्यादा पैसा कैसे डाले जाए, जो कि प्रीडोमिनेंटली अगेन टैक्स ब्रेक के थ्रू या अलग अलग जो फ्लैगशिप स्कीम होती हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड उसके थ्रू किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो 3C है, बेसिकली कॉर्पोरेट, केपेक्स एंड कंजम्पशन, ये तीन इंपॉर्टेंट मुद्दे रहेंगे आने वाले बजट में जो स्ट्रीट बहुत डीपली ट्रैक करेगा। लेकिन ये जो स्लो डाउन की बातें हम कर रहे हैं अभी, ये तो साफ तौर पे विजिबल ही है कि अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन है। नंबर्स भी बहुत खराब आ रहे हैं कंपनियों के। कोई बहुत एक्साइटिंग तो देखा ही नहीं हमने। Q2 Q3 भी, अभी आपसे चर्चा भी होगी इस शो में, गोइंग फॉरवर्ड कैसे रहा है ये Q3 सीजन सो फार। लेकिन ये स्लो डाउन से कैसे निपटेगी सरकार? क्या कोई बड़ा कैपेक्स अनाउंस कर सकती है? पिछली बार 11.11 लाख करोड़ रुपीस का कैपेक्स था। क्या वो बहुत ज्यादा अपसाइड पे रिवाइज हो सकता है क्या? रजत जी, हमारा ये मानना है कि जो पिछले साल का जो बजट का जो केपेक्स का जो आंकड़ा था 11.1 लाख करोड़ का, उसके सामने जो एक्चुअल नंबर रहेगा तकरीबन 10 लाख करोड़ के आसपास का नंबर आएगा। क्योंकि हमने देखा है कि अब तक का जो स्पेंड है, जो उनकी ट्रैजेक्टरी रही है, उससे थोड़े पीछे चल रहा है। और उसके पीछे कारण यही रहा है कि जनरल इलेक्शन, फिर एक्सटेंडेड मानसून, तो उसके चलते कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 1 लाख करोड़ का जो अमाउंट है जो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं प्रावधान किया था, उससे कम स्पेंडिंग हम ये साल देख सकते हैं। अगर मैं 10 लाख करोड़ का बेस लेता हूं तो मेरी ये उम्मीद है कि ये साल शायद 15% जो ग्रोथ है ऑन 10 लाख करोड़ एक्चुअल जो स्पेंड होगा उसके ऊपर, तो 11.5 लाख करोड़ के आसपास का नंबर जो हम है, हमारा ये मानना है कि उसके आसपास का नंबर इस बार के बजट में आ सकता है। तो जो कि एक 15% का ग्रोथ दिखाएगा एक्चुअल नंबर पर। हाँ, तो 10 लाख करोड़ रुपए के ऊपर फिर 15%। पंद्रह बात परसेंट सही है। पिछली बार नहीं खर्चा हुआ इतना क्योंकि चुनावी साल था, तो उतना जितना टारगेट था बजट में कैपेक्स का उतना नहीं पूरा कर पाई सरकार। तो 11.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आप कैपेक्स समझ रहे हो। अच्छा, फिर ये बूस्ट, कैपेक्स बूस्ट जो मिलेगा, ये कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? कहाँ नजर रखनी चाहिए? अगेन मुझे लगता है कि बेसिकली जो तीन बड़े सेक्टर हैं जो अब तक फोकस में रहे हैं, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली वही अगेन प्रीडोमिनेटली मेजोरिटी शेयर जो केपेक्स का लेके जाएंगे। उसमें सबसे पहले रहेगा रोड्स एंड हाईवे। तो इसके पीछे कारण ये है कि गवर्नमेंट को अगर इकोनॉमी को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसे कहीं ना कहीं कम करना होगा। और इसका बार बार अब पिछले एक दो बजट में हमने देखा है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका उल्लेख भी किया था। तो मुझे लगता है कि इस पे जो स्पेंड है वो कंटिन्यूटी हमें देखने मिलेगी। और इस साल हमने कहीं ना कहीं देखा था कि रोड्स और हाईवेज जो है, वो जो मिनिस्ट्री है उसका जो स्पेंड है इस साल काफी कम हुआ है। तो वहाँ हम एक हाईवे बनाने का जो टारगेट है उसमें इंक्रीमेंट आते देखेंगे।
दूसरा ऑब्वियसली रेलवेज रहेगा, जहाँ अगेन ये स्ट्रीट का मानना है कि 12 से 15% का इंक्रीमेंटल स्पेंड हम रेलवे एज अ सेक्टर पर देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफेंस एज अ सेक्टर विल कंटिन्यू टू हॉग द लाइमलाइट। सेक्टर्स आपने वही बोल दिए जो निवेशकों के पास पिछले बजट से शेयर्स पड़े हुए हैं, और इस बजट पे भी हम वही बातें कर रहे हैं। अच्छा पहले बताओ ये मार्केट को क्या हो गया है? ये हम अगर सेक्टर्स इस शो में डिस्कस भी कर लेंगे, स्टॉक्स इस शो में डिस्कस भी कर लेंगे, अभी तो नहीं चल रहे हैं। अभी तो जो खरीद लिया वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ पिछले एक महीने में। हद ये हो गई कि बजट से पहले ना एक बजट रैली बनती थी, चाहे नवंबर में बन जाए, चाहे दिसंबर में बन जाए, चाहे जनवरी में बन जाए। अब तीनों महीने देख लीजिए, तीनों महीने बाजार में गिरावट। जनवरी में कुछ उम्मीद थी तो फिर मिड कैप स्टॉक 8% इंडेक्स डाउन है मिड कैप्स का, और मिड कैप्स में तो फिर जो करेक्शन, अगर इंडेक्स में 8%, तो सोचो फिर अंदर के कंपोनेंट्स कितनी बुरी तरह जाएंगे। ये किसकी नजर लग गई मार्केट को इस बार? आई थिंक रजत जी, ये मुझे लगता है कि मार्केट बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे चलता है। एक है अर्निंग ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, जिसे हम इंग्लिश में कहते भी है कि मार्केट आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ। तो मार्केट बेसिकली प्रॉफिट का गुलाम होता है। तो अगर आपकी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो चलने की जो स्पीड है, उसमें हम कहीं ना कहीं स्लो डाउन आते देखेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लिक्विडिटी, अल्टीमेटली डिमांड सप्लाई है, वो मार्केट को ड्राइव करता है। जब डिमांड सप्लाई ड्रिवन मार्केट में रैली होती है, लिक्विडिटी ड्रिवन रैली या सेलिंग होती है, तो उसमें कोई भी थ्योरी आपकी काम नहीं करेगी, टेक्निकल फंडामेंटल डेरिवेटिव। अल्टीमेटली सप्लाई ज्यादा है तो स्टॉक को नीचे जाना है, और डिमांड ज्यादा है तो स्टॉक को ऊपर जाना है। और आज के डेट में हम सिनारियो देख रहे हैं कि जो सप्लाई है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और इन्वेस्टर की ओर से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और उसके पीछे ऑब्वियसली कारण है, क्योंकि जो ग्लोबल फंड मैनेजर है उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट के पूरी ग्लोबली अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो जब वो देख रहे हैं कि यूएस में जब मुझे 4.5% के रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहे हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि हम कॉरपोरेट्स की ग्रोथ को रिवाइव करेंगे, वी विल गेट द एनिमल स्पिरिट बैक। तो ऑब्वियसली जब $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होती है, जब उसमें ग्रोथ की ऐसी बड़ी बड़ी बातें होने लगे, तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी साइज भी वहाँ बेहतर रहेगी। और ऑन द टॉप ऑफ दैट, जब आपका रोपी वीक हुआ जा रहा है, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में भी कहीं ना कहीं डेंट आता है। तो वो भी अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर होने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये प्योरली लिक्विडिटी ड्रिवन सेलिंग है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट, जब अर्निंग ग्रोथ में कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुआ है, तो मार्केट में एक काइंड ऑफ फेज ऑफ कंसोलिडेशन या करेक्शन हम अभी देख रहे हैं। अच्छा तो अभी के वैल्यूएशंस क्या जस्टिफाइड हैं जिस हिसाब से करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, या फिर अभी और स्कोप है, मार्केट यहाँ से और गिर सकता है? अगेन वैल्यूशन और इसकी बात इंडिविजुअल स्टॉक वाइज हर चीज वैरी करेगा। आज के डेट में आप देखेंगे कि जो मोमेंटम जो स्टॉक में काफी बना हुआ था, जैसे ट्रेंड हो गया, डिक्सन हो गया, जो कि 80-80 100 के पी पे चलती थी, वहां हमने एक डीप करेक्शन पिछले 2-3 दिनों में आते देखा है। तो अगेन अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी तकरीबन 20-22 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा चीप भी नहीं है। क्योंकि आप ग्लोबल बाकी के मार्केट से कंपेयर करेंगे तो चाइना जो है सिंगल डिजिट 10-11 के पी पे चलता है। यूएस इज अगेन इक्विवेलेंट टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। तो मुझे लगता है कि, और अगर ओवरऑल एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट एज अ बास्केट देखेंगे तो 12 से 13 के पी पे चलता है। तो मुझे लगता है कि रिलेटिव टू अदर ग्लोबल पीयर्स वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। बट आप इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे तो वहां मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन ऑफ फेयर वैल्यू के आसपास अब आते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी की बात करूँ तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहीं ना कहीं वैल्यूएशन डेफिनेटली एक्सपेंसिव हो सकते हैं। बट अगेन आप जैसे जैसे सेक्टर वाइज आप स्टडी करोगे, तो कुछ सेक्टर्स में डेफिनेटली वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव होना स्टार्ट हो चुके हैं। एक बार सर ये फिर से दोहरा दें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपने बोली। मैं व्यूअर्स को बोलूंगा जो जो ये शो देख रहे हैं वो प्लीज इसको एक बार दोबारा से सुन लें। ये जो आप बोल रहे हो चाइना कितना 10 से 11 के पी पे चलता है, जी। और इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स जो है एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट जो हाँ, इंडेक्स है वो तकरीबन 12-13 के पी पे चलता है। 12 13, हम कितने पे चलते हैं सर? 20 22 23? हम 22-23 के आसपास चलता है। और हमारा मिड कैप? मिड कैप जो है वो अगेन एक्सपेंसिव है। अगर मिड कैप भी अगर आप देखेंगे तो जो हमारे जो इंडाइसेस हैं, जैसे प्रीडोमिनेटली अगर आप देखेंगे निफ्टी मिड कैप 100 या स्मॉल कैप 100 जो इंडेक्स होता है, वो एक्चुअली मिड कैप को दर्शाता नहीं है। अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल मिड कैप कंपनीज को निकाल करके देखेंगे, तो जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं 40 50 60 70, मतलब यू ने वो नंबर जो है बहुत ऊंचा नंबर है। बट अगर, क्योंकि बोलते हैं ना कि एवरेजेस हाइड मेनी थिंग, तो एवरेज में बहुत कुछ छुप जाता है। कुछ कुछ कंपनीज बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर होती हैं, कुछ कंपनी बहुत चीपर वैल्यूएशन पे होती है। तो मुझे लगता है कि एवरेज जो मिड कैप में है ना, वो वर्क नहीं करता है। अल्टीमेटली आपको इंडिविजुअल कंपनी या इंडिविजुअल सेक्टर पर कॉल लेना होगा। बट अगर आप मिड कैप की वैल्यूएशन की बात करेंगे, तो कंपेयर टू सेंसेक्स वो नीचे वैल्यूएशन पर भी चल रहा है।
हाँ, वो तो फिर 40-50 कुछ भी, कुछ जो भी है। जो इंडिया में जिसने जो मांगा उसको मिला। आईपीओ जो लेना लाना चाहे उसको आईपीओ भी, चलो बाजार ने हाथों हाथ ले लिया, सब कुछ बिक गया। अब अब इन स्तरों पर ये जो आप बोल रहे हो 20-22 जो पी मल्टीपल पे इंडिया काम करता है, अगर सर ये यहाँ से और गिर गया सपोज करो निफ्टी, तो फिर कितने पे आ जाएंगे? 18-17 के पी मल्टीपल पे आ जाएंगे, तो फिर तो नहीं देखो, मैं खरीदेंगे आपको इसको। एग्जैक्ट नंबर देना चाहूंगा। एक एवरेज जो ईपीएस का जो अनुमान है निफ्टी फिफ्टी का, तकरीबन 1100 रुपए का है अगले 12 महीने में आने का। तो अगर मैं इसको एक मान के चलता हूँ कि 20 का अगर पी मल्टीपल आ जाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो मुझे लगता है कि तकरीबन 22,000 का जो इंडेक्स है वो एक सेफ लेवल लगता है मुझे, जिसके नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए। अगेन हालांकि 22,000 काफी दूर है यहाँ से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 22,000 का इंडेक्स आ जाएगा। बट एक बोलते हैं ना कि दिमाग में एक नंबर होना चाहिए कि हाँ भाई, कौन से लेवल पर एक इंडियन मार्केट अट्रैक्टिव लगेगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को। तो मुझे लगता है कि वो जो नंबर है 20-21 का जो नंबर है, मे बी 22,000, 22,500, 23 के आसपास का जो नंबर है, वहां मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिवनेस इंडियन इक्विटी मार्केट की बढ़ते हुए नजर आएगी, एटलीस्ट फॉर अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब मैं व्यूअर्स को एक बार फिर से समझा देता हूँ, ये जो चीजें जो हम बात कर रहे हैं, देखिए भारी भारी शब्द हैं लेकिन वो हैं समझने आसान। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, अगर आप पूरी निफ्टी के कंसेंसस देखो तो वो 1100 का ईपीएस आना चाहिए फॉर FY 26। सनी जी बोल रहे हैं, है ना, फॉर FY 26 1100। अगले 12 महीने का पकड़ के चलिए आप, अगले 12 महीने एवरेज। का चलो ठीक है, अगले 11 महीने का निफ्टी की जो अर्निंग्स पर शेयर जो कंपनियों की है एग्रीगेट टर्म्स में, वो 1100 आना चाहिए ईपीएस। उसको मल्टीप्लाई करना है हमको पी, कितना पी मल्टीपल दें फिर अभी? 20। तो फिर आंकड़ा आता है 1100 × 20 यानी कि 22,000, ये आंकड़ा आता है। तो इसलिए तो दिमाग में बार बार चल रहा है वो 22,000 का आंकड़ा, 22,000 का आंकड़ा। तो फिर उसकी कैलकुलेशन इस तरीके से बैठती है। और सर अगर अर्निंग्स ने अब सरप्राइज कुछ करना शुरू करेंगी इस तिमाही में, कैसी अर्निंग्स आई हैं आप ये बताएं, और अगली कुछ तिमाहियों के लिए क्या उम्मीद है? ये 1100 का जो आप लेवल बता रहे हो, इससे ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, या फिर ये इसको भी डाउन साइड पे रिवाइज करना पड़ेगा? अगेन मुझे लगता है कि ये क्वार्टर की जिस तरह से अर्निंग आ रही है, काफी बड़ी कंपनीज की अर्निंग आज भी लाइंड अप है। जैसे एचयूएल की आज है, एचडीएफसी बैंक की। अगेन मुझे नहीं लगता कि ये क्वार्टर में कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव सरप्राइज हमें देखने मिलेगा। यूजुअली क्या होता है रजत जी, जब भी पॉजिटिव सरप्राइज होता है तो अर्निंग में अपग्रेड होता है, और जो आपका जो एवरेज नंबर है 1100 का नंबर, ये ऊपर जाने की उम्मीद बनती है। और जब कहीं ना कहीं अर्निंग में डिसअपॉइंटमेंट होती है तो डाउनग्रेड होता है, तो हो सकता है कि 1100 का नंबर नीचे भी आएगा। तो ये क्वार्टर जो है मुझे लगता है कि यहाँ कोई बहुत ज्यादा अपग्रेड भी नहीं देखने मिलेगा, बल्कि हल्के हल्के टू कुछ सम एक्सटेंड कुछ सेक्टर में शायद डाउनग्रेड हो सकता है। बट मान के चलते कि बहुत ज्यादा कट हम ये क्वार्टर में देखेंगे नहीं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वार्टर जो है मार्च क्वार्टर, वहां मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि टू सम एक्सटेंड कुछ सेक्टर्स में अपग्रेड देखने मिल सकता है। और उसके पीछे कारण ये रहेगा कि जब हम नेक्स्ट क्वार्टर की कमेंट्री मैनेजमेंट से सुनेंगे, तब मैनेजमेंट FY 26 फुल ईयर का कहीं ना कहीं आउटलुक देगी। वो टाइम तक जो बड़े इवेंट्स है, जैसे यूएस में ट्रम्प साहब को 2-3 महीने हो चुके रहेंगे, उनके पॉलिसी को लेके बहुत कुछ क्लैरिटी अनसर्टेनिटी जो है वो आज निकल चुकी होगी अनसर्टेनिटी। तो मुझे लगता है कि क्लैरिटी जब मिलेगी स्ट्रीट को, सभी कॉर्पोरेट्स को, तो कहीं ना कहीं एक डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद हम FY 26 में कर सकते हैं। और वहां से शायद एक फिर से एक काइंड ऑफ माइनर अपग्रेड हम नेक्स्ट क्वार्टर से उम्मीद करते हैं कि अर्निंग के फ्रंट पर आएगा, और उसी को मार्केट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते नजर आएगा मार्च अप्रैल के बाद। हाँ, तो ये हम अंडरलाइंग चीज और बता दें कि ये बात हो रही है सिर्फ निफ्टी की। निफ्टी 50 स्टॉक्स का है, अभी तो 51 है, वो आईटीसी होटल वाला भी इसको ट्रेड नहीं किया जाता। लेकिन निफ्टी 50 स्टॉक्स के ऊपर अर्निंग्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 50 कंपनियों की। उसका बाजार तो बहुत बड़ा है। तनाव तो इस समय इतना देखने को मिल रहा है, मतलब स्क्रीन बता रही है कि भैया रोज पैसा टूट रहा है, रोज पैसा टूट रहा है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स जा रहे हैं। डिक्सन के बारे में बात की, जोमैटो नीचे चला गया, कल्याणपुर नीचे चला गया, आईसीआईसीआई प्रू जैसा स्टॉक इतनी बुरी तरीके से पिटा। मिड कैप स्टॉक्स की फिर से वही बात हो रही है, वैल्यूएशंस क्या रैशनल फिर से दोबारा से कैलकुलेशंस करने की जरूरत है? जो पहले प्रोजेक्शंस दी थी मिड कैप स्टॉक्स की, क्या इस साल उतनी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स अगर नहीं आई तो डाउन साइड पे रिवाइज हो सकते हैं क्या टारगेट्स मिड कैप स्टॉक्स के, अच्छे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स के? यस डेफिनेटली, ऑब्वियसली कोई भी जो कंपनी होती है वो बहुत स्पीड से जब ग्रो होती है, तो वो स्टॉक में हम री रेटिंग होते देखते हैं। हम री रेटिंग का मतलब क्या है कि कोई स्टॉक जब पहले 10 या 15 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर चल रहा होता है, उसमें कोई अर्निंग ग्रोथ नहीं दिखती, और फिर अचानक से हम देखते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है 40-50%, 30% से ज्यादा से कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, तो हम देखते हैं कि उसका जो पी मल्टीपल है 10-15 से एक्सपैंड होकर 40-50-60 चला जाता है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है उसको रिवॉर्ड करता है।
और सेम चीज रिवर्स एक्ट करती है कि जब आप 50 60 70 के पी पर ट्रेड कर रहे होते हो और जब आपका अर्निंग ग्रोथ का मोमेंटम है ऑन अ हाई बेस, वो 50% से घट करके 40 30 20 होने लगता है, तो ऑब्वियसली मार्केट उसको अर्निंग डी रेटिंग भी करना स्टार्ट करेगा। तो आपका जो 50 वाला पी है वो नॉर्मलाइज होकर सिस्टम लेवल पर 20 25 के पी पर आ जाएगा। तो साइकिल मार्केट में ऐसे ही काम करता है कि जब आप प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो मार्केट में री रेटिंग होगा, और जहां अर्निंग में स्लो डाउन होगा, ग्रोथ में स्लो डाउन आपकी दिखेगी, तो डी रेटिंग भी होगा। तो आई थिंक मार्केट्स थोड़ा सिक्लिकल वे में काम करता है। तो राइट एंट्री और राइट एग्जिट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में अच्छे पैसे बनाने के लिए। मूड स्विंग हो गया, मतलब साइकिल थोड़ी डी रेटिंग की तरफ ज्यादा जाती हुई नजर आ गई अभी, ये तो हमको समझ में आ गया सर। वैसे वो जो आप बात कर रहे थे ना, एक और ये जो बजट पे तो खैर फिर से आएंगे, लेकिन वो जो ये डोनाल्ड ट्रंप अभी जो करना चाहते हैं, और ये अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी, और जैसे ही उन्होंने इस बार अपनी शपथ ग्रहण पे स्पीच शुरू करी थी तो उन्होंने बोला था कि गोल्डन एरा आज से इसी वक्त से शुरू हो गया अमेरिका का। और फिर उन्होंने बोला कि ड्रिल बेबी ड्रिल, ऐसे वाले उन्होंने कैंपेन शुरू कर रखे हैं, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पे आगे बढ़ेंगे। खबर ये आई कि मेक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% का टैक्स और चाइना के ऊपर 10% का टैक्स इंपोज करेंगे। ये सारे घटनाक्रम कहाँ ले जाएंगे इमर्जिंग मार्केट्स को? आई थिंक अगेन जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अभी तो क्या है कि जस्ट 1 या 2 दिन हुए हैं, मे बी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 3 मंथ बहुत कुछ क्लैरिटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ क्या पॉलिसी अमेरिका अडॉप्ट कर रहा है, किसके अगेंस्ट टैरिफ लग रहे हैं, एनर्जी को लेकर क्या पॉलिसी, जो कि मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट के परस्पेक्टिव से पॉजिटिव है कि अगर क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है यूएस बढ़ा करके एक्सपोर्ट करता है, तो क्रूड ऑयल के दाम कहीं ना कहीं एक रेंज में रहेंगे, $70 के आसपास चले। तो अ कंट्री विच इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल लाइक इंडिया, वहां उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट होते नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि मे बी अगले आने वाले 100 दिनों में बहुत कुछ क्लैरिटी अमेरिका के पर्सपेक्टिव से कि वो क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे उस आ जाएगी, और उसके बाद जब एक अनसर्टेनिटी हट जाती है तो मार्केट उसे डिस्काउंट करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। अच्छा, ये इस बजट में आप जो बोल रहे हो खपत को बढ़ावा देने पे सरकार का जोर होगा, तो कैसे बढ़ाएं फिर वो खपत को? कुछ टैक्स रिलीफ, आम आदमी के हाथ में पैसा कैसे दे सरकार सर? आई थिंक मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले बजट में भी हमने देखा था कि टैक्स स्लैब जो है उसमें कहीं ना कहीं शायद अगर मुझे आंकड़ा सही हो याद हो तो 1 1 लाख रुपए से कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया था नीचे के जो टैक्स स्लैब होते हैं, टू गिव रिलीफ टू द कंज्यूमर। स्टैंडर्ड डिडक्शन में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट किया गया था। मुझे लगता है कि सेम वे से फिर से जो न्यू टैक्स रिजिम है उसे अट्रैक्टिव बनाने में गवर्नमेंट फिर से कुछ उसमें कुछ स्लैब चेंजेस करेगी, सो दैट टू सम एक्सटेंट जो टैक्स पेयर है उनके जेब में थोड़ा पैसा बच जाए। और ऑन ऑन द अदर हैंड जो एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली थी, जहां हम कहते हैं कि जॉब क्रिएशन के एंगल से, विच इज अगेन इनडायरेक्टली गिव बूस्ट टू जॉब्स और जो कंजम्पशन को ड्राइव करेगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पहल रहेगी कि जो जहाँ एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे सेक्टर जैसे टेक्सटाइल हो गया, जहाँ बहुत ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो वहां मुझे लगता है कि उसको बूस्ट दे करके एम्प्लॉयमेंट पे फोकस रहेगा और उसके थ्रू कहीं ना कहीं कंजम्पशन को बूस्ट देने की कोशिश गवर्नमेंट की ओर से दिखेगी हमें। अच्छा, पिछले बजट में तो कैपिटल गेन टैक्स को भी बढ़ाया गया था और एसटीटी भी ज्यादा इंपोज कर दिया था ऑप्शंस और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग के ऊपर। इस बजट में क्या एक और झटका लग सकता है शेयर बाजार के लिए? कुछ ऐसी खबर फिर से आ सकती है क्या? मुझे नहीं लगता है रजत जी कोई ऐसे, क्योंकि जो चेंजेस है हालांकि सिर्फ जो अभी रिसेंटली हमने देखे थे जुलाई मंथ में ही इम्प्लीमेंट किए गए थे, तो मे बी गवर्नमेंट में लाइक टू ये इस बार का जो बजट है उसमें शायद हम कोई बहुत कोई बहुत क्या, इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस हम कैपिटल गेन टैक्स की ओर से आते देखेंगे। अच्छा, बिल्कुल ही कुछ नहीं उम्मीद कर रहे हो आप? मेरे को तो लगा था जो पिछली बार का था उसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हुए नजर आएंगे। तो अगर इस ऐसा होता है तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी बिग नेगेटिव फॉर इंडियन इक्विटी मार्केट। तो आई एम होपफुल कि ऐसे कुछ गवर्नमेंट शायद स्टेप ना ले इस बार के बजट में। अच्छा, मैं सबकी मन की बात पूछ लेता हूँ। ये बजट वाले स्टॉक्स जो होते हैं, वैसे तो अभी आप डिस्कस कर रहे थे रेलवेज डिफेंस, लेकिन मैं पूरे पीएसयू बास्केट के ऊपर बात कर रहा हूँ, चाहे पीएसयू कंपनियां या फिर सरकारी बैंक। इनको क्या हो गया है? ये ऐसा तो बिहेवियर हमने देखा ही नहीं है पिछले 5 साल में कि बजट के समय ना चले हों, अर्निंग से पहले ना चलने को तैयार हों, बिल्कुल ही चलने को तैयार, गाड़ी चल ही नहीं रही है, ऐसे वाली हालत हो गई है। तो ये पीएसयू स्टॉक्स को क्या हो गया? अगेन ना रजत जी, हालांकि इस बार हमने प्री बजट रैली नहीं देखी, बट हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये स्टॉक में ऑलरेडी एक काफी अच्छी रैली पिछले 2 3 सालों में हमने अक्रॉस द बोर्ड देखी है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक चले नहीं है। और जिस तरह से हम वैल्यूएशन की बात कर रहे थे,
सेम लॉजिक पीएसयू में भी एप्लीकेबल होता है। अगर आपको याद होगा, आज के कोविड के पहले जो पीएसयू कंपनीज होती थी, उन्हें 8 या 9 का भी मल्टीपल सीट देने तैयार नहीं होती थी। और उसके बाद हमने देखा कि पिक में ये सब पीएसयू कंपनीज को 50, 60, 70 के भी पी मल्टीपल मिलते हुए देखे। और पोस्ट सितंबर जब करेक्शन हुआ, तो अब कहीं ना कहीं फिर से अब थोड़े रिजनेबल वैल्यूएशन पर एक एवरेज पीएसयू बास्केट आया है। तो आई थिंक अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ साइकिल, जहां हमने देखा कि पीएसयू कंपनीज के नतीजे अच्छे आने स्टार्ट हुए और उनके बाद उनका कहीं ना कहीं री रेटिंग हुआ। और जब स्ट्रीट को लगने लगा कि अब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हो गया, तो वहां कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी देखी। तो मुझे लगता है कि पोस्ट करेक्शन अब एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन और बॉटम फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं कि सिलेक्ट पीएसयू कंपनीज में या बैंक में चल रहा है। यहाँ से सर्टन पॉकेट्स में डेफिनेटली वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हुए हैं। जैसे पीएसयू बैंक अगर मैं कहूँ, तो क्लोज टू 0.8 या 1 प्राइस टू बुक पर मेजोरिटी ऑफ द पीएसयू बैंक सब ट्रेड कर रही हैं। तो यहाँ से मुझे डाउनसाइड रिस्क बहुत लिमिटेड लगती है पीएसयू बैंक में। सर्टन कंपनीज जैसे डिफेंस हो गया या रेलवेज हो गई, उनमें भी काफी सारी कंपनीज में आई थिंक एक वैल्यूएशन ठीक ठाक लेवल पर आ गए हैं। तो अगर गवर्नमेंट की ओर से कहीं ना कहीं स्पेंडिंग जारी रहेगा, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इनकी जो अर्निंग ग्रोथ की जो ट्रेजेक्टरी रहेगी, फिर से यहाँ से एक्सीलरेट करेगी और कुछ चुनिंदा कंपनी यहाँ से फिर से एक डिसेंट रिटर्न पीएसयू बास्केट से दे सकती है। सर वो वाले भी बताओ ना, वो जो बजट में हम बात करते थे, हुड को, एनबीसीसी और इरडा, पीएफसी, आरईसी, उसके बाद ये जो सारे के सारे रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, ये बहुत ही तगड़े तरीके से भागती थी। पावर स्टॉक्स बहुत भागते थे, इस बार तो पावर में कोई करंट ही नहीं है। क्या करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक अगर आप पावर सेक्टर की विद इन पीएसयू बात करें, तो मुझे लगता है कि एंटायर जो पैक है, वेदर इट इज एनटीपीसी या अगर पावर फाइनेंस कंपनीज की बात करें, पीएफसी, आरईसी, तो मुझे लगता है कि अगेन वहां भी ये जो पूरा पॉकेट है, इसमें वैल्यूएशन कहीं ना कहीं रिजनेबल डेफिनेटली हुए हैं। और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनते नजर आ रहा है, वेदर इट इज फॉर आरईसी, पीएफसी या कंपनीज लाइक एनटीपीसी। और या फॉर दैट मैटर कोल इंडिया, विच इज वन ऑफ द की कोल सप्लायर, जहां हम डिविडेंड यील्ड देख रहे हैं कि आज के डेट में मोर देन 5% है। तो मुझे लगता है कि जो पावर पैक है विद इन पीएसयू, आई थिंक डेफिनेटली यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। और जब मार्केट रिवाइव करेगा, तो इन्हें कहीं ना कहीं जो इसमें जो मोमेंटम है या रैली है, हम आते देखेंगे अगले 6 से 12 महीने। एक तो चीज होती है जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए या फिर कुछ ऐसा अकस्मात स्थिति कुछ आ जाए, कोविड जैसा कुछ हो, तब तो एकदम से मार्केट का क्रैश होना समझ में आता है। ये ना थोड़ा धीरे धीरे करके ये अर्निंग्स के डाउनग्रेड के चलते मार्केट टूटी है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोविड वाला गिरावट और जो अभी वाली जो गिरावट हो रही है वो। तो ये वाली जो गिरावट है जिसमें फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी कंपनियों की कमजोर पड़ती है, इसको रिवाइव होने में कितना समय लगता है? सब ये जानना चाहते हैं, मार्केट रिबाउंड कब करेगी, ये कंपनियों की अर्निंग्स धीरे धीरे करके सुधरेगी, तो ये तो बात पक्की है, लेकिन वो कितना समय आप लेकर चल रहे हो कि कब तक ये हो सकता जिस तरह से हमने डिस्कस किया, रजत जी, मुझे लगता है कि मे बी जब अप्रैल मंथ में जब हम कंपनीज की कमेंट्री सुनेंगे, हालांकि क्वार्टर 4 के नतीजे कोई बहुत ज्यादा खास नहीं आएंगे, बट मार्केट ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग होता है। और जब कंपनियां जब एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक देती है, तो मार्केट उसे कहीं ना कहीं समय से पहले डिस्काउंट करना स्टार्ट कर देता है। तो मेरी ये पर्सनल उम्मीद है कि जब अप्रैल मंथ में हम जब फिर से कंपनी की कॉन कॉल या कमेंट्री या आपके माध्यम से कंपनी की चर्चा सुनेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म नजर आएगा। और ऑब्वियसली जब आप डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ की कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बनाते हो, तो मार्केट उसे डिस्काउंट करना स्टार्ट करेगा। और एक सिंपल लॉजिक है कि अगर आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12% के आसपास है, तो जो प्रीडोमिनेंटली जो बड़ी कंपनीज होती हैं, उनकी भी अर्निंग ग्रोथ उसके आसपास चलती है। कुछ कंपनीज आउट परफॉर्म करती हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को, कुछ कंपनीज अंडर परफॉर्म करती हैं। तो ऑब्वियसली कंपनीज जिनकी अर्निंग ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी के ग्रोथ के आसपास या उससे ज्यादा रहेगी, तो मार्केट उसे रिवॉर्ड करके और वो उतनी ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। है? अच्छा, तो सर अब सेक्टर्स पे आपकी क्या अप्रोच है? एक तो क्वार्टर 3 रिजल्ट सीजन जो अभी बीता है, उसको आपने कैसे एनालाइज किया, और आने वाले समय के लिए आपको कौन से सेक्टर्स पे ज्यादा भरोसा है? अगेन रजत जी, मुझे लगता है कि इस बार के जो अब तक के जो नतीजे आए हैं, वो काइंड ऑफ मिक्स बैग रहे हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये सेक्टर है इसी के सभी कंपनीज के नतीजे अच्छे आए। अगर आप आईटी देखेंगे, आईटी में भी सिलेक्ट कंपनीज के नतीजे अच्छे आए, बट उन्होंने कहीं ना कहीं क्वार्टर 4 का आउटलुक सबड्यूड सबड्यूड दिया। तो कंपनीज लाइक इन्फोसिस, एचसीएल टेक, वहां कहीं ना कहीं पिटाई हुई। टीसीएस के नतीजे ठीक ठाक आए, वहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पॉजिटिव अपमूव हमने आते देखा। हाँ, तो अगेन विद इन बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे काफी अच्छे आए। तो आप हमने देखा कि 4 या 5 साल के बाद कोटक में एक बड़ा अपमूव बनते हुए नजर आए।
तो अगेन एक काइंड ऑफ मिक्स बैग चल रहा है अब तक का जो अर्निंग सीजन है। तो ये पिन पॉइंट करना डिफिकल्ट होगा कि ये पर्टिकुलर सेक्टर है जहाँ अर्निंग बेहतर आएगी। जैसे होटल सेक्टर है, हमें सबको पता है कि इस बार की जो अर्निंग है रिलेटिवली बेहतर आएगी। या ज्वेलरी कंपनी है, वहां भी अर्निंग बेहतर आएगी। बट अगेन स्टॉक प्राइस जो है वो कुछ अलग ही अपना चाल दिखा रहे हैं। कौन सी ज्वेलरी कंपनी, आपका इशारा कौन सी हो रहा है? ज्वेलरी कंपनी तो हम एक ही ट्रैक कर रहे हैं इस समय स्टॉक मार्केट पे। तो ठीक है, उसमें काफी सारे रूमर्स भी आए थे अगर हम कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, और उसके बाद कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने खिलाया। बट अगेन जिस तरह से हम बात करें कि वैल्यूएशन जो है वहां भी बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे। अगर आप कल्याण में वैल्यूएशन देखोगे तो कंपेयर टू अ मार्केट लीडर लाइक टाइटन, वहां भी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव। और जो भी आप कारण बोलो, बिकॉज ऑफ रूमर, एबीसी, जो भी रीजन है, कहीं ना कहीं मार्केट जो है एवरेजेस को फिर से टच करता है। और वही चीज हमने देखी कि कल्याण में भी प्ले आउट होते नजर आए। वेदर इट इज कल्याण, डिक्सन, एनी कंपनी जहां नतीजे अच्छा है और वहां करेक्शन हुआ है, तो बेसिकली वैल्यूएशन का जो फ्रॉड था वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ होते नजर आया है। तो कौन से सेक्टर बता रहे हो आप एक बार फिर से? टॉप जो आपके प्रायोरिटीज हैं कौन से सेक्टर्स रहे? अगेन अगर मैं सेक्टर की बात करूंगा तो यहाँ मेरा जो हॉराइजन होगा एटलीस्ट 12 महीने का होगा। हम्म। तो हमें लगता है कि अगेन जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है, जो प्रीडोमिनेंटली पावर सेक्टर या पावर या रोड्स हाईवेज को कैटर करती हैं, ये जो सेक्टर हैं यहाँ डेफिनेटली एक अपवर्ड मोमेंटम हम बिल्टअप होते देखेंगे। वेदर इज इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर इनफ्लो, ऑर्डर बुकिंग, यहाँ एक हमें उम्मीद है। ऑटो सेक्टर, विद इन ऑटो सेक्टर मुझे लगता है कि ट्रैक्टर एज अ सेगमेंट शुड डू वेल ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। उसका कारण ये भी है कि ऑफ लेट आपने देखा होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो मंथली सेल्स नंबर हैं काफी अच्छे आए। अभी रिसेंटली स्वराज स्वराज इंजिन के नतीजे आए थे, उनमें भी काफी अच्छे नतीजे हमने देखे। तो हमें लगता है कि ट्रैक्टर एज अ सेगमेंट आगे जा करके अच्छा करना चाहिए। देन ऑटो एंसिलरी, जो सर्टन कंपनीज हैं जो दोनों ही व्हीकल को कैटर करती हैं, जैसे आईसी इंजन हो या ईवी व्हीकल हो, तो उनके जो कंपोनेंट है दोनों ही व्हीकल्स में जाते हैं। जैसे रिसेंटली हमने लुमैक्स ऑटो पर इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाली थी। अ, हमें लगता है कि ऐसी कुछ सर्टन कंपनीज हैं ऑटो एंसिलरी पैक में जो रिलेटिवली बेहतर करते नजर आएगी। प्रीमियमाइजेशन एज अ ट्रेंड जो है अगेन वो जारी रहेगा। तो मुझे लगता है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज जो है, जिस तरह से होटल्स हो गया, ज्वेलरी हो गई, एसेसरीज कंपनीज हो गई, ये अच्छे करते नजर आएगी। ऑन द अदर हैंड वैल्यू रिटेलर जैसे विशाल मेगा मार्ट, जो प्रीडोमिनेंटली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ऑपरेट करते हैं, वहां भी हमने देखा है कि एक अर्निंग ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंटली बनी हुई है। काफी अच्छी अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं वैल्यू रिटेलर से। तो ये सेक्टर हमें अच्छे लगते हैं। अगर मुझे कॉन्ट्रा बेट लेना होगा तो मुझे लगता है कि अभी आज के डेट में सीमेंट एज अ सेक्टर काफी बुरे समय से चल रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं आ रही है, प्रॉफिट पे भी प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं जितने भी निगेटिविटी है टू सम एक्सटेंट स्टॉक प्राइस में बिल्टअप है। तो अगर कोई कॉन्ट्रा इन्वेस्टर है तो मुझे लगता है कि सीमेंट एज अ सेक्टर कैन डू वेल। अल्टीमेटली जो सीमेंट है वो प्रॉक्सी प्ले होता है आपका इंफ्रा और रियल एस्टेट सेक्टर का। तो सीमेंट एज अ सेक्टर कॉन्ट्रा प्ले के तौर पर देखा जा सकता है। और रही रेलवेज और डिफेंस की बात, तो जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं जो ये सेक्टर को केटर करती है, जिसे हम जैसे ऑटो एंसिलरी कहते हैं, वैसे रेलवे एंसिलरी या टू सम एक्सटेंट रेलवे वैगन कंपनीज जो बेसिकली व्हील्स बनाती हैं, ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो रेलवे और डिफेंस सेक्टर से, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा कर सकती है। तो ये हम बजट पिक्स भी मान लेते हैं इस बार मार्केट की हालत को देखते हुए। इतनी बड़ी आपने लिस्ट बताई है और उम्मीद करता हूं कि अगर पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके ऐड करेंगे तो ये बेहतर फंडामेंटल वाले स्टॉक्स हैं। देखिए बाजार में इस समय पेन है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी तो है। अब कौन सा बाजार कहीं भागे जा रहा है और कौन सा कहाँ पर हम कहीं जाने वाले हैं। तो ये जो मार्केट है ये एक साइकिल जो है वो अभी थोड़ा रिवर्स गियर में चल रही है। लेकिन आने वाले समय के लिए अगर धीरे धीरे करके पोर्टफोलियोज बिल्डअप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लोअर एंड पे खरीदारी होती हुई नजर आएगी। सर एक जाते जाते कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात आप भी कर जाओ, आपने इतने फेजेस देखे हैं मार्केट के, तो ये फेज भी पार हो जाएगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें या फिर थोड़ा डरे घबराए साइड लाइन पे बैठे रहे कि हाय मेरे पोर्टफोलियो में जो पैसा तो टूटा, देखो अब जो टूट गया, लेकिन उम्मीद तो नहीं ना छोड़े। आई थिंक डेफिनेटली रजत जी, आई थिंक इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि $3.5 ट्रिलियन से वी आर हेडिंग टुवर्ड $7 ट्रिलियन एंड $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। और मार्केट में डेफिनेटली ये ठीक है, उतार चढ़ाव चलता रहेगा, फेज ऑफ कंसोलिडेशन आएगा। बट अगर आप थोड़ा लार्जर पिक्चर देखेंगे तो आई थिंक अभी भी काफी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में पैसा बनाने की। बस वही होता है कि यूजुअली लोग थोड़ा ओवरबोर्ड हो जाते हैं, लिवरेज कर लेते हैं।
और जब लिवरेज के कारण आपको फोर्सफुली पोजीशन एग्जिट करनी पड़ती है तो पोर्टफोलियो में लॉसेस भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेकर ग्रेजुअल डिप्लॉयमेंट की स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, जहां आप अपना जो कैपिटल है, फ्रेश कैपिटल, अगले 3 से 4 महीने में ग्रेजुअली डिप्लॉय कीजिए। जरूरी नहीं है आपको आज ही डिप्लॉय करना है। 12 से 15 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, हर हफ्ता थोड़ा थोड़ा लीजिए, क्योंकि ये भी किसी को पता नहीं कि बॉटम कब होगा मार्केट में। बॉटम बनने के 3 हफ्ते बाद पता चलता है कि बॉटम बन चुका था 3 हफ्ते पहले। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअल डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी अगले 3 से 4 महीने में फॉलो करेंगे, तो जब सेकंड हाफ रहेगा मार्केट में अप्रैल मई के बाद, आने वाला जो 5-6 महीने का समय रहेगा, मुझे लगता है कि वहां अच्छे रिटर्न हम बनते देखेंगे। और जब मैं अच्छे रिटर्न की बात कर रहा हूँ तो आई थिंक एक नॉर्मल जो एक्सपेक्टेशन होता है मार्केट में कि 15 से 18% के रिटर्न सालाना बन जाए, तो आई थिंक दैट शुड बी द फेयर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। ये ना उम्मीद करे कि स्टॉक 3 गुना 4 गुना एक ही साल में हो जाएंगे। तो जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी थोड़ा सा टोन डाउन करना होगा ये साल। और जो बहुत सस्ता हो जाएगा मार्केट तो रिटर्न ज्यादा बनते हैं। अब कितना सस्ता हो जाएगा कोई नहीं कह सकता, तो ये डायनेमिक रहती है चीज, इसको आप एक सिंगल पॉइंट पे कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, लेकिन सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करें। बहुत शुक्रिया सनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट पे अपनी एक्सपेक्टेशंस बताने के लिए। सर थैंक यू। थैंक यू रजत जी।